Hello students, today I am going to start the sixth part of class 8 civics. Okay, so today we will be starting part 6 of class 8. ठीक है, क्लास 8 में civics के बारे में हम पढ़ रहे थे. ठीक है, so what we have to study after this, after part 5. Okay, before discussing that we will be starting the part the topics that we had covered in part 5. ठीक है, part 6 शुरू से करने से पहले हम पहले part 5 के कुछ टॉपिक्स का बात कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ ली. ठीक है, सबसे पहले मैंने ये पढ़ाया था part 5 में what is the role of parliament. ठीक है, what is the role of parliament. पार्लियामेंट का काम क्या होता है. ठीक है, so ये बताने से पहले सबसे पहले ये क्वेश्चन है what is a parliament. ठीक है, so parliament is a place where several discussions are done between the ruling government and the opposition government for the making of new laws, regulations and rules for betterment of our society. ठीक है, हमारे समाज में जो भी नए नियम बनने होते हैं, ठीक है, या जो भी नए नियम का फॉर्मेशन होता है वो हमारे समाज के लिए सही है कि नहीं. ठीक है, इज इट profitable for our environment. ठीक है, is it suitable for our environment, our society. ठीक है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन जिस जगह पे होता है उसको कहते हैं पार्लियामेंट. ठीक है, पार्लियामेंट के दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो कि गवर्नमेंट की सिलेक्शन में काम करते हैं. ठीक है, पहला पार्ट है लोकसभा. लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा. ठीक है, लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? 545 सीट्स. ठीक है, जिसमें से 543 जो होते हैं वो इलेक्टिव होते हैं. ठीक है, और 2 प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं. प्रेसिडेंट नॉमिनेशंस. ठीक, ये हो गया लोकसभा. ठीक है, फिर इसके बाद आता है दूसरा जिसको कहते हैं हम राज्यसभा. इसमें है 245 सीट्स. ठीक है, जिसमें से 233 इलेक्टिव और 12 नॉमिनेटेड. नॉमिनेटेड का मतलब प्रेसिडेंट सिलेक्शन. ठीक है, these 12 members are selected by the president for the राज्यसभा नॉमिनेशन. ठीक है, राज्यसभा में 12 ऐसी सीटें होती हैं जिसमें प्रेसिडेंट अपने नॉमिनेशन ऐड करता है. ठीक है, और लोकसभा में 2 ऐसी सीटें होती हैं. ठीक है, तो ये पार्लियामेंट के 2 ऐसे ऑर्गन्स हैं जो गवर्नमेंट सिलेक्शन के लिए हमारे सोसाइटी में काम कर रहे हैं. ठीक है, दे आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री, आवर सोसाइटी एंड मेनी अदर थिंग्स. ठीक है, सो 545 और 245 ये 2 सीट होती है. ठीक है, फिर हम वापस आते हैं अपने इस टॉपिक पे. व्हाट इज द रूल ऑफ पार्लियामेंट. ठीक, तो पार्लियामेंट के रूल के बारे में मैंने 2 ऐसी चीजें बताई थी जो बेसिकली कंट्रोल पार्लियामेंट के थ्रू होती है. ठीक है, पहला है सिलेक्शन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट. ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट की सिलेक्शन के लिए पार्लियामेंट का यूज होता है. कैसे होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ पार्लियामेंट इज रिस्पांसिबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट. ठीक है, सो बेसिकली व्हेन लोकसभा इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन आवर कंट्री देन whole country is divided into small Lok Sabha areas or constituencies. ठीक है, छोटे छोटे क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया जाता है. ठीक है, किसको? हमारे लोकसभा, हमारे देश को, जिसको कहते हैं लोकसभा क्षेत्र. ठीक है, और उन लोकसभा क्षेत्रों में एक एक लीडर को अपॉइंट करती है नेशनल या पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, जो नेशनल पार्टीज होती हैं वो अपॉइंट करती है हर एक कैंडिडेट को अपने अपने पार्टीज से. ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक लीडर या एक कैंडिडेट होता है. ठीक है, सो जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जितने ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिस पार्टी के जितने ज्यादा कैंडिडेट्स जीतते हैं उसको
उसको बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ताकि वो अपनी सरकार का फॉर्मेशन करे। ठीक है। सो जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो 543 सीट्स पे होते हैं। ठीक है। तो 543 सीट्स पे जब चुनाव होते हैं इसमें से कम आधा से ज्यादा सीट जिस भी पार्टी की आती है उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाया जाता है। ठीक है। पार्लियामेंट में उसको पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के लिए इनवाइट किया जाता है। ठीक है। सो अ पॉलिटिकल पार्टी इफ दे हैव टू मेक अ गवर्नमेंट और दे हैव टू क्रिएट अ नेशनल गवर्नमेंट इन इंडिया then they have to secure more than 280 plus seats। ठीक है। 280 से ज्यादा सीटें जब तक नहीं आएंगी किसी पार्टी की तब तक उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए इनविटेशन नहीं मिलेगा या गवर्नमेंट बनाने का अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है दैट हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी टू सिक्योर मोस्ट नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है। तो जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आ जाती हैं वो फिर अपने गवर्नमेंट का फॉर्मेशन अपने हिसाब से अपने कैबिनेट के द्वारा करती है। ठीक है। तो ये है फॉर्मेशन नेशनल गवर्नमेंट का, ऐसे होता है। ठीक है। और व्हाट इफ व्हेन एनी ऑफ द पार्टी फेल्स टू गेट 280 प्लस सीट्स, अगर किसी पार्टी का 280 से कम सीट आता है या फिर 240 सीट्स पे वो रह गई है पार्टी। ठीक है। तो आगे वो पार्टी फिर से कैसे अपना काम करेगी? ठीक है। फर्दर हाउ दैट पार्टी इज गोइंग टू मेक द गवर्नमेंट। ठीक है। अब उसका डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है। तो बाद में ये पार्टी अपने गवर्नमेंट का फॉर्मेशन ऐसे करती है। ठीक है। वो क्या करती है, जो भी इसकी नेबरिंग पार्टीज या जो भी इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करने वाली पार्टी होती है, ठीक है, उससे कोलिशन का फॉर्मेशन करती है। कोलिशन का मतलब होता है they get merged into themselves and form a government on the basis of their point of views। ठीक है। अगर दो पार्टियों की जो काम करने का तरीका है या सोच है ये जब मैच कर जाती है, विचारधाराएं मैच कर जाती हैं, ठीक है, तो अगर जो बड़ी पार्टी है उसकी 240 सीट्स आई, ठीक है, और छोटी पार्टी की 50 या 70 सीट्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों पार्टी आपस में मिल करके एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है। और इसी गवर्नमेंट को कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट इसी को कहा जाता है जब दो पार्टियां एक दूसरे से गठबंधन करके, ठीक है, जब सरकार का फॉर्मेशन करती हैं उसी को हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है। अगर कोई एक पार्टी है उसके 240 सीटें केवल आई हैं, ठीक है, तो वो किसी दूसरे पार्टी जिसकी 70 सीटें हैं फिर जो जिससे उनका काम करने का तरीका मैच कर रहा है उनके साथ गठबंधन कर लेती है। ठीक है। एंड ड्यू टू दैट कोलिशन they are forced to they are forming a government on the basis of both परमिशन। ठीक है। दोनों पार्टियों की रजामंदी के साथ किसी एक को दोनों पार्टियों का लीडर बना करके और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में टोटल 47 पार्टीज ऐसी हैं जिनका गठबंधन बीजेपी के साथ है। उसको गठबंधन नहीं कह सकते, वो एक अलायंस है जो बीजेपी के साथ मिलकर के काम करता है। ठीक है। उसको एनडीए का नाम दिया गया। ठीक है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है। तो इसको एनडीए का नाम दिया गया है बीजेपी के साथ मिलने वाली पार्टीज को। ठीक है। बीजेपी प्लस अदर पार्टीज they all combine to form NDA, National Democratic Alliance। ठीक है। इसका फॉर्मेशन बीजेपी ने किया। ठीक। तो ऐसे होती है नेशनल गवर्नमेंट की सिलेक्शन। ठीक। दूसरा जो रोल होता है पार्लियामेंट का वो ये होता है टू कंट्रोल, गाइड, inform the government according to the
requirements of development in our country, in our country, okay, in our country. So basically, the second rule of the parliament is to control, guide, and inform the government according to the requirements of development in our country. कोई भी अगर काम देश में हो रहा है, ठीक है, तो वो किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, और क्या-क्या ऐसे काम हैं, कौन-कौन से ऐसे बेसिक काम है जो हमारे कंट्री में रेगुलर इंटरवल्स पे होते रहने चाहिए ताकि डेवलपमेंट ना रुके, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ कामों को, कुछ क्षेत्रों को मिस कर देती है, ठीक है। तो उन क्षेत्रों को मिस करने की वजह से कई बार उस एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ठीक है। So just to secure a very good development in every area, ठीक है, everyone like MPs, ठीक है, अगर जनता को कोई समस्या होती है तो जनता जाकर के अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कहती है, ठीक है, क्या कहती है कि सर वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड, ठीक है। जनता ने जाकर के एमपी से कहा कि सर हमें इस क्षेत्र में डेवलपमेंट की जरूरत है, हमारे एरिया में सड़क नहीं बनी है, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है, हर जगह पे दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो एमपी जाएगा पार्लियामेंट में और गवर्नमेंट से ये कहेगा कि सर इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी देयर आर दीज एरियाज दैट आर लेफ्ट फॉर डेवलपमेंट एंड व्हेन द गवर्नमेंट गेट्स टू नो अबाउट the areas that are to be that are stopped for the development in that constituency, ठीक है, उस एरिया में या उस जगह पे जो भी डेवलपमेंट का एरिया छूटा है उसके बारे में जैसे ही गवर्नमेंट को पता चलता है उस हिसाब से गवर्नमेंट एक्शन लेकर के उस पे काम करती है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक टू मेन रोल ऑफ पार्लियामेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री, ठीक है। इसके बाद आज हम कोशिश करेंगे ये जानने की पार्लियामेंट में जो लोग गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं या फिर गवर्नमेंट को सेलेक्ट करते हैं वो लोग कौन होते हैं, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में कौन कौन से लोग होते हैं, ठीक है। सो लेट अस टेक an example from our book, and that is the parliament now has more and more people from different backgrounds. For example, there are more rural members as also members from many regional parties. Groups and peoples that are till now unrepresented are beginning to get elected to the parliament, ठीक है। तो पार्लियामेंट में रूरल बैकग्राउंड पहला, दूसरा अर्बन बैकग्राउंड, थर्ड थिंग एवरी कम्युनिटी, ठीक है, और चौथी चीज फ्रॉम रीजनल as well as and, ठीक है, रीजनल एंड स्टेट पार्टीज, ठीक है। तो सबसे पहले जो पार्लियामेंट में लोगों का पार्टिसिपेशन है वो सबसे पहले तो रूरल बैकग्राउंड से भी आजकल हो गया है, ठीक है। जो लोग गांव के इलाकों से या ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आजकल वो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स बन जा रहे हैं, ठीक है। Many people are now part of parliament or members of parliament from rural background also, ठीक है। लोग अर्बन बैकग्राउंड से भी है, शहरी क्षेत्रों से भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे देश में है, ठीक है। एवरी कम्युनिटी का मतलब क्या है, पहले के जमाने में जब हमारे देश में कास्ट सिस्टम चलता था या कम्युनिटी सिस्टम चलता था, ठीक है, तो उस टाइम पे दलित्स को या लोअर कास्ट के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, ठीक है। बाद में लोग लड़ने ही नहीं देते थे, ठीक है। People try to suppress them that they are not able to contest the elections,
ठीक है। बाद में क्या हुआ, जब एक नई पार्टी का फॉर्मेशन हुआ बीएसपी, ठीक है, बीएसपी का जब फॉर्मेशन हुआ, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। तो बेसिकली इस पार्टी का मोटो ये था कि ये हर क्लास को, जो दलित एरियाज हैं, दलित लोग हैं समाज के, ठीक है, उनको भी चुनाव में इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका मिले, ठीक है। इसीलिए इस पार्टी का काशीराम जी ने स्थापना इसका किया था, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि जितने भी दलित लोग थे, ठीक है, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, बाद में उनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिल गया, ठीक है। कैसे? क्योंकि दिस पार्टी इंश्योर्ड दैट एवरी दलित शुड आल्सो गेट द इक्वल पार्टिसिपेशन इन द कंटेस्टिंग ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। जो भी इलेक्शन हो रहा है उस इलेक्शन में हर किसी को बराबरी का अधिकार होना चाहिए, ठीक। इसीलिए दलित कम्युनिटी को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो इसलिए कहा गया है कि हर पार्लियामेंट में हर कम्युनिटी के लोग आज की डेट में अवेलेबल हैं, whether they are of upper caste, whether they are of lower caste, whether they are tribals, whether they are untouchables or the lower caste people, ठीक है। फ्रॉम रीजनल एंड स्टेट पार्टीज, ठीक है। एंड पांचवा एक जो लास्ट चीज रह गई वो है एवरी रिलीजन, ठीक है। एवरी रिलीजन के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं आज की डेट में, ठीक है। सो रीजनल और स्टेट पार्टी से मतलब क्या है? रीजनल का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में छोटी-छोटी पार्टियों का गठन हो जाता है, ठीक है। जैसे गोरखपुर की पार्टीज की बात करें तो गोरखपुर में निषाद पार्टी है, ठीक है, हिंदू युवा वाहिनी है, ये सारी रीजनल पार्टीज हैं, ठीक है। तो रीजनल पार्टी से लेकर के स्टेट पार्टीज, हर किसी पार्टी से भी लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें हुआ है। पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रीजनल पार्टी से भी है और स्टेट पार्टी से भी है, ठीक है। आफ्टर दैट इज फिफ्थ वन इज एवरी रिलीजन, ठीक है। जब डिस्क्रिमिनेशन पहले के टाइम पे हमारे देश में होता था, ठीक है, तो कुछ धर्मों के लोगों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, जैसे बहुत सारे मुस्लिम एलिगेशंस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, बहुत सारी मुस्लिम पार्टीज बनी, ठीक है। एक का एग्जांपल लिख देते हैं, AIMIM, ऑल इंडिया मुस्लिम, पता नहीं क्या है, मुझे इसका फुल फॉर्म नहीं पता। AIMIM एक पार्टी है जो कि मुस्लिम्स के लिए ही काम करती है, ठीक है, और मुस्लिम वेलफेयर के लिए काम करने के लिए ये हर रिलीजन का इंश्योरिटी करती है कि मुस्लिम रिलीजन के लोग भी पार्लियामेंट का हिस्सा बने, ठीक है। और हमारे देश में जो पार्लियामेंट है उसमें हर धर्म के लोग भी मौजूद हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द पीपल हु आर इन द पार्लियामेंट, ठीक है, हर धर्म के लोग पार्लियामेंट में हैं, ठीक है। Next thing is there has also been an increase in political participation from the Dalit and backward class and minorities. Let us look at the table that shows that percentage of the population who voted in Lok Sabha elections in different years. ठीक है, तो बाद में क्या हुआ कि जो दलित और लोअर क्लास की पार्टिसिपेशन है वो धीरे-धीरे पार्लियामेंट में बढ़ने लगी, ठीक है। तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेबल कि कैसे कैसे वोटर्स की जो संख्या है हमारे देश में वो बढ़ रही है, ठीक है। सो when we talk about the elections that was first held in our country in 1951 1952, ठीक है। So लोकसभा इलेक्शन जो पहले वाले हुए थे, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 1951 to 52, ठीक है, the percentage of voters was 44.87%, ठीक है। सेकंड लोकसभा इलेक्शन, फोर्थ लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, that was held in 1967, the number of voters increased to 61.87%, 61.04%, ठीक है। फिर फिफ्थ लोकसभा इलेक्शंस 1971, the number of voters decreased from 55.27%,
ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि वोटर्स, नंबर ऑफ वोटर्स में गिरावट आ गई 67 और 71 के बीच, ठीक है। क्या हुआ कि 61 से सीधे 5% घट गए लोग 55% पे, ठीक है। Sixth Lok Sabha elections that were held in 1977, the voter percentage was 60.49, 60.49%, ठीक है। सिक्स लोकसभा इलेक्शन जो 1977 में हेल्ड हुए थे, ठीक है, उसका वोटर परसेंटेज था 60%, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन द 8th लोकसभा इलेक्शंस, 8th लोकसभा इलेक्शंस in 1984 when अटल बिहारी वाजपेयी was not the part of parliament, ठीक है। 1984 में 63.86%, 63.56%, ठीक है। इसके बाद 10th लोकसभा इलेक्शंस में जो 1991 में हुआ था, ठीक, द परसेंटेज वाज 56.73, ठीक है। जो वोटर्स का परसेंटेज था वो था 56.73। आफ्टर दैट इन द 14th लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, 14th लोकसभा इलेक्शन दैट वाज हेल्ड इन 2004 was around 58.06%, ठीक है, ठीक है। तो ये थे, यहां से टेबल बनाते हैं, ध्यान देंगे लोकसभा इलेक्शंस, ठीक है। लोकसभा इलेक्शंस ये हो गया ईयर, ठीक है, और ये हो गया परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ वोटर्स, ठीक है। अब एक करके देखते हैं कैसे कैसे डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट हुआ था, ठीक है। तो जो पहला लोकसभा इलेक्शन था 1951 और 52 के बीच में हुआ था, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ वोटर्स की परसेंटेज थी 44.87%, ठीक है। भारत देश की जो जनसंख्या थी उस टाइम पे, उसमें से 44.87%, 44.87% लोगों ने वोट दिया था, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ लोकसभा इलेक्शन में 1967 में, उसमें 61.04 लोगों ने वोट दिया, ठीक है। मतलब जो नंबर ऑफ वोटर्स की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, ठीक है। बट इन द फिफ्थ लोकसभा इलेक्शंस इन 1971 द नंबर ऑफ वोटर्स वाज ओनली 55.27%, ठीक है। तो फिफ्थ लोकसभा इलेक्शंस में क्या हुआ कि वोटरों की संख्या घट गई 5%। क्यों घट गई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। कई जगहों पे चुनाव हो पाते थे, कई जगहों पे नहीं भी हो पाते थे, ठीक है। तो बहुत सारी जगह ऐसे थी इंडिया में, ठीक है, जहां पे लोग वोट डालने नहीं पहुंच पाते थे, एंड दैट इज व्हाई द वोटर परसेंटेज इन द फिफ्थ लोकसभा इलेक्शन वाज 55.27%, ठीक है। केवल 55.27% लोग वोट दे पाए, ठीक। फिर सिक्स की बात करते हैं तो सिक्स में ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ 5% में, ठीक है। और सिक्स लोकसभा इलेक्शंस वाज हेल्ड इन 1977, ठीक है। 1977 में जब सिक्स लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, उस टाइम पे वोटर परसेंटेज था 60.49%, ठीक है। So what we can say is in the sixth Lok Sabha election there was a gradual increase of 5% of voters in this election. इस इलेक्शन में 5% ज्यादा वोटर्स का पार्टिसिपेशन हुआ था, ठीक है। फिर 8 लोकसभा इलेक्शंस जो थे, जो 1984 में हुए थे, ठीक है, उसमें फिर ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ 3%, ठीक है। 3 नहीं, नॉर्मली हाँ 3%, 3.5% इंक्रीज हुआ था, ठीक है। 60 से डायरेक्ट 63 पे पहुंच गए वोटर्स, ठीक है, इन 1984, ठीक। After that, in 10th Lok Sabha elections in 1991, there was a decrement in the number of voters during the 10th Lok Sabha election. 10वें लोकसभा चुनावों में फिर से लोगों का डिक्रीमेंट हो, ठीक है। और डिक्रीमेंट क्यों हुआ? यहाँ पे भी फिर से जो
रिसोर्सेज थे उनका लैक होना शुरू हो गया। द वोटर परसेंटेज वाज ओनली 56.73%। ठीक है, जो भी वोटर परसेंटेज था उस टाइम पे वो था केवल 56.73। ठीक है, आफ्टर दैट इन 14th लोकसभा इलेक्शंस in 2004 the voter percentage was 58.06%। ठीक है, जो भी वोटर परसेंटेज इस टाइम पे क्या हुआ, हल्का सा इंक्रीज हुआ 2%। ठीक है, और क्या हो गया 58.06%। सो वी कैन से फ्रॉम 10th Lok Sabha elections to the 14th Lok Sabha elections there was a gradual increase of 2% of people that voted in the Lok Sabha election। 2% लोगों की बढ़त हुई थी वोटरों में। ठीक है, so after this it has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society। There is a realization that when interests and experiences separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation। ठीक है, with this in mind, some seats are reserved in the parliament for SCs and STs। This had been done so that MPs elected from these constituencies will be familiar with and can represent Dalit and Adivasi interest in the parliament। ठीक है, तो जब कोई भी सरकार गठन करती है कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, तो इन द कोलिशन गवर्नमेंट इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव अ इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी कम्युनिटी। ठीक है, हर कम्युनिटी का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, तो जब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, जब हमारी विचारधाराएं डिफरेंट होनी शुरू हो जाती हैं पार्टीज के बीच में, ठीक है, तो पार्टी के ओनर की ये धर्म है, ठीक है, कि वो हर कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन या पार्टिसिपेशन दे। ठीक है, तो पार्लियामेंट में इसीलिए कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया गया। किसके लिए? एससीज और एसटीज के लिए। एससी एसटीज का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी और जो लोअर कास्ट कम्युनिटी है उनके लिए कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया गया। ठीक है, केवल वहां पे इतने सारे सीट्स जो है वो केवल एससीज और एसटीज कैटेगरी में आते हैं। एंड दैट इज व्हाई द पार्लियामेंट इंश्योर्स द पार्टीज टू बी हैव द इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी कम्युनिटी इन देम। ठीक है, पार्लियामेंट हर उन पार्टी को ये इंश्योर करने के लिए कहता है कि आपकी पार्टी में हर कम्युनिटी का इंटीग्रेशन होना चाहिए या पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, सो प्रेसिडेंट ने ये जो सीट्स हैं, ठीक है, जो रिजर्व कर रखी हैं, वो बेसिकली इसीलिए कर रखी हैं क्योंकि जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें किसी और कम्युनिटी के साथ में। ठीक है, किसी भी कम्युनिटी के साथ वो इक्वल पार्टिसिपेशन कर सके। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई द सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस इन द पार्लियामेंट आर मेड रिजर्व फॉर एनी कम्युनिटी। ठीक है, so every community has to be equally participated in the elections। ठीक है, हर किसी को पार्लियामेंट में इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका मिले इसलिए रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, after this has been done so that the MPs elected from these communities will be familiar with and represent Dalit and Adivasi interest in the parliament। ठीक है, ये सबको इसलिए इंश्योर कर दिया जाता है, पहले ये रिजर्वेशन इसीलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि पार्लियामेंट में जो लोअर कैटेगरीज हैं या फिर दलित कैटेगरीज हैं, ठीक है, और आदिवासी कैटेगरी या ट्राइबल कम्युनिटीज की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, after this similarly it has more recently been suggested that there should be reservation for the seats of women। This issue is still being debated। 60 years ago only 4% of MPs were women and today it is just above 9%। This is a small share when you consider the fact that half the population are women। ठीक है, तो बाद में इसका भी डिबेट ये हुआ कि कुछ सीटों को वुमेन्स के लिए भी रिजर्व कर दिया गया, बट बाद में धीरे धीरे करते करते क्या हुआ कि जो रिजर्वेशन था वुमेन्स के लिए, ठीक है, क्योंकि 60 साल पहले जो वुमेन्स का पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन था वो केवल 4% का था, और आज इन 2019 लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, इट इज ओनली अबव द 9%। ठीक है, तो
इस 9% को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, रिजर्वेशन की कैटेगरी में रखने के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट में बहुत बार इस चीज की डिस्कशन हुई है कि वुमेन्स के लिए भी सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए, ठीक है। This is a small share when you consider the fact that half of the population is women, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन जब हम करते हैं कि केवल 9% का 5% का इंक्रीज हुआ है 60 साल में, ठीक है, वुमेन पार्टिसिपेशन इन द पार्लियामेंट, ठीक है, तो ये बहुत ही दुखद चीज है, ठीक है। तो इसको और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए हमें वुमेन्स की पार्टिसिपेशन को और इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे वुमेन्स की पार्टिसिपेशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में जो पॉपुलेशन है, ठीक है, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो वुमेन्स की है, ठीक है। जितना पार्टिसिपेशन का राइट एक मैन को है और कहीं ये वुमेन को भी होना चाहिए, ठीक है। It is the issues of this kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved questions about whether our democratic system is representative enough, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे रिजर्वेशन का जो चर्चा चल रहा है हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है, तो धीरे धीरे अभी तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे देश का जो पार्लियामेंट है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स की जो संख्या है वो क्या वो इनफ है, क्या 130-140 करोड़ की जनसंख्या के ऊपर, ठीक है, 545 जो हमारे सीट्स हैं लोकसभा के, ठीक है, इज इट अवेलेबल फॉर एवरी कम्युनिटी टू बी रिप्रेजेंटेड? क्या 545 सीट सबके लिए इनफ है, ठीक है, क्या सबको वो रिप्रेजेंट कर पाते हैं? आर एवरी कम्युनिटीज ऑफ आवर सोसाइटी बीइंग रिप्रेजेंटेड इन आवर पार्लियामेंट? नो, because 545 people cannot represent the whole country in a parliament. So that is why the fact that we ask this question are working towards answer in the reflection of strength and the faith that people of India have in democratic form of government. ऐसे ही कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पब्लिक ऑफ इंडिया पूछती रहती है, ठीक है। जनता अपने गवर्नमेंट से ये सारे सवाल पूछते थे, क्या 545 लोग 140 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, और 545 लोगों के हाथ में 140 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सौंप देना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। सो बाय दिस क्वेश्चन, ठीक है, आर our representatives that are available in our country, ठीक है, are enough for representing the 140 crore people, ठीक है। क्या 545 रिप्रेजेंटेटिव्स 140 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट करने के लिए इनफ अमाउंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। सो इन पार्ट 6 ऑफ दिस चैप्टर इज एंडेड. So the notes of the chapter will be soon provided to you by your respective advisories, ठीक है। And now the last homework that I am going to give you in this chapter is जो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट होमवर्क मैं आपको इस चैप्टर में देने जा रहा हूं वो ये है, are the representatives in our country fit for representing 140 crore people population, ठीक है। are 545 representatives in our country fit for representing 140 crore population, ठीक है। क्या 545 नंबर 140 करोड़ की जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर पाते हैं? अगर हाँ तो क्यों, ठीक है। if yes then why, if no then why not, explain in 200 words.
ठीक है, दिस होमवर्क यू हैव टू डू वेरी केयरफुली, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। द नेक्स्ट चैप्टर विल बी स्टार्टेड टुमारो, चैप्टर 4, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून्ड।